परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने क्या किया, बिहार की मतलब जिसको कहते हैं कि द बैकबोन ऑफ बिहार, जो एग्रीकल्चर जिसको बोल सकते हैं, उसको तोड़ दिया। इट फिक्स्ड एन अमाउंट कि इतना तो देना ही देना है हर साल टैक्स। एपिडेमिक आ जाए, प्लेग आ जाए, सूखा आ जाए, उतना देना ही है। भागलपुर लोगैन करके एक गांव है, वहाँ 116 लोगों को काट करके खेत में गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर गोभी, कॉलीफ्लावर रोक दिया गया था ताकि पता ना चले लोगों को। शी वॉज ब्रूटली रेप्ड, मर्डर्ड, एंड जो निर्भया का कांड था वैसा ही, एंड शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द बंगलो ऑफ हु, लालू यादव के साले के बंगले के बाहर। बिहार, वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ, जनरली सीएम किसको कॉल करेगा? एसपी को करेगा, डीजीपी को करेगा, आईजी को करेगा, बोलेगा संभालना। लालू वहाँ के लोकल क्रिमिनल को फोन करे, अरे थोड़ा उसको संभाल लेना, दैट क्रिमिनल वॉज इन जेल बाय द वे। वो बोलता है अरे हाँ भैया सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते, वेलकम टू द राव्या साडा पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आदर्श पंडित, जिनके साथ हम बिहार के बारे में बात करेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, ग्राउंड रियलिटी क्या है बिहार की, जिस बिहार को हम चाणक्य की बिहार के नाम से जानते हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म के लिए जिस बिहार को जाना जाता था, आज उस बिहार की स्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आज हम जानेंगे आदर्श से। सो प्लीज वेलकम आदर्श। हेलो आदर्श। थैंक यू मैम। आपने काफी टाइम से हमारा ये टू फ्रो चल रहा था, फाइनली वी आर हियर जी रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट। जी आदर्श, जब बिहार की हम बात करते हैं, बिहार एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जैसे कि मैंने अभी बताया, चाणक्य का बिहार, जैनिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए, जिस डेवलपमेंट में एक ज़माने में था बिहार, आज उसका डाउनफॉल इतना क्यों हुआ है? व्हाट इज द रीजन, और ये डाउनफॉल कहाँ से शुरू हुआ? मैम, इसका जब हम बहुत ज्यादा पास्ट में चले जाते हैं ना, कि मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, नॉट ओनली बिहार, द इंडिया का जो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2013 में अपने रैली में बोला था, जो भारत का स्वर्णिम काल है, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द स्वर्णिम काल ऑफ बिहार व्हेन इट वाज लेड बाय पाटलिपुत्र। तो सम्राट अशोक, मतलब आप नाम गिनाते जाइए, लेकिन वो बहुत ज्यादा पास्ट में है, बहुत ज्यादा पहले। मुझे ऐसा लगता है कि अपने को एक कट ऑफ डेट ऐसा कुछ तय कर लेना चाहिए कि भाई इसके बाद देखते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है। तो मुझे लगता है जब बिहार एज अ स्टेट बिहार फॉर्म हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था, बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में 12 मार्च, शायद मैं सही हूँ तो 12 मार्च, बट 1912 ईयर में वो पार्ट हुआ, बिहार एज अ स्टेट बना हुआ। शायद मुझे लगता है तब से हम देखें तो ज्यादा बेटर होगा कि क्यों ऐसा बुरा हुआ, और एक ठीक ठाक टाइम स्पैन भी अपने पास मोर देन 100 इयर्स का है। ठीक है। तो मैं कुछ डेटा पॉइंट्स बोलूंगा पहले तो, कि क्यों, मतलब मैं शायद लोगों को पसंद भी वही आता है कि डेटा पॉइंट्स के थ्रू समझे और डेटा के थ्रू समझे, नहीं तो ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे कि क्यों ऐसे खराब हो गया, ऐसा हो गया। तो जब ब्रिटिश राज कर रहे थे, तो ब्रिटिश इंडिया में जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन दी बेसिक अमेनिटीज लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ, एजुकेशन, वो क्या था बिहार का? मतलब मुझे लगता है ना कि कई बार वी जस्ट थिंक कि बिहार इतना गरीब है, ओ इतना गरीब स्टेट है, बट अचानक तो गरीबी नहीं आई होगी ना, कुछ तो हुआ होगा जो इतना ग्रैंड स्टेट ऐसे जगह कैसे पहुंच गया, ऐसा डाउनफॉल कैसे हो सकता है, क्या हुआ? हाँ, तो उसमें जब देखते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स और बहुत ही मतलब दुख भरा फैक्ट एक्चुअली आता है। तो आपको लगेगा कि इट वाज एक्चुअली स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉवर्टी वाज बीइंग इन्फ्लिक्टेड। ओके। तो मैं उस समय की बात करूं ब्रिटिश इंडिया की, तो आप पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू रेज द स्टेट कैपेसिटी कितनी थी? तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगभग 411 रुपए के आसपास, उस समय की जो यूनिट होगी उसके हिसाब से 411 रुपए थी पर कैपिटा। सेंट्रल प्रोविंस में 169 थी। बिहार को कितना अलॉटेड था? 75। सो द पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जिससे आप स्टेट कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, डिलीवरी मैकेनिज्म बढ़ा सकते हो, वही कम था। सेकेंडली दूसरा क्या है? एजुकेशन, the most important after public administration और equally important is education। education में क्या था? education में बॉम्बे प्रेसिडेंसी would get 345 रुपीज पर पर्सन जी। बिहार को कितना मिलता था? बिहार would only get 83, that's it। हेल्थ में
हेल्थ में बॉम्बे को 141 रुपीज, बिहार को कितना 51 रुपीज। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा मिसमैच है। तो इट वाज स्ट्रक्चरली इन्फ्लिक्टेड, ऐसा लगता है, जस्ट टू सी व्हेन यू सी द डेटा, ऐसा लगता है कि यार। बट बिहार से तो अगर आप देखें कि कई सारे नेता और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स भी बिहार से आए हैं, तो आज भी ऐसी हालत क्यों है बिहार की? तो मैं उसी क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा मैं और ज्यादा इस पे बढ़ूंगा। तो ये तो था ब्रिटिश इंडिया की बात। अब ब्रिटिश इंडिया में ही एक और एक्ट आया था, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट फॉर एग्रीकल्चर। तो बिहार इज नोन फॉर द एग्रीकल्चरल लैंड, इट हैज द एलुवियल सॉइल और गंगा फ्लो करती है, सबको पता है। सो जनरली टैक्स कैसे लिया जाता है कि अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो उसमें 5% टैक्स, 10 लाख कमा रहे हो तो प्रोपोर्शनेट होता है वो। करेक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने क्या किया, बिहार की मतलब जिसको कहते हैं कि द बैकबोन ऑफ बिहार, जो एग्रीकल्चर जिसको बोल सकते हैं, उसको तोड़ दिया। इट फिक्स्ड एन अमाउंट, कितना तो देना ही देना है हर साल टैक्स। एपिडेमिक आ जाए, प्लेग आ जाए, सूखा आ जाए, उतना देना ही है। सो इट एक्चुअली व्हाट इट डिड वाज कि देयर वाज नो यू नो, कहते हैं ना कि कोई तरीका नहीं था, कोई लोगों के पास ऐसा साधन नहीं था कि क्यों, मतलब दे हैड नो रीजन why would they invest in agriculture and why would they in fact do agriculture basic, मतलब करें भी क्यों ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि एक फिक्स अमाउंट उन्हीं को देना है जी हमेशा, मतलब उसमें कुछ प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो बिहार लैक्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल उस समय। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा लगता है स्ट्रक्चरली किया गया, और मतलब समाज में भी दोष होगा नो डाउट, बट एटलीस्ट वी हैव टू सी कि कहाँ जहाँ गवर्नमेंट है, जहाँ गवर्नमेंट को हम क्वेश्चन कर सकते हैं, एटलीस्ट दैट पार्ट वी हैव टू बी फोकसिंग ऑन कि अच्छा ये है, ये बिकॉज दैट इज अ रॉ डेटा, वो डेटा है हमारे पास। समाज के विषय में भी बात करेंगे अपन, बट दिस इज द सेकेंड एरिया। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन थिंग्स वर टू बी गोइंग पॉजिटिव फॉर बिहार, तो क्या हुआ बिहार का? तो मैं 3 आपको एक बहुत छोटे छोटे ऐसा बताता हूँ क्या हुआ। फाइनेंशियल ईयर प्लान्स बनते थे, 5 ईयर प्लान बनते थे, नेहरू जी के समय से शुरू हुआ, आगे तक चला। तो 5 ईयर प्लान में हर स्टेट को अलॉट होता था कुछ कुछ पैसे जी। बिहार को हर बारी जितना अलॉट हुआ उससे 1/4 मिला है। आपको मैं बताता हूँ, 51 to 56 में 423 करोड़ अलॉट हुआ था, 104 करोड़ मिला। 56 से 61 465 करोड़ अलॉट हुआ, 194 करोड़ मिला। इनफैक्ट टिल 2002 to 2007 46,000 करोड़ अलॉट हुआ, 21,000 करोड़ मिला। बस गया कहाँ है पैसा? बीच में मिला ही नहीं, मतलब वो अलॉट ही नहीं हुआ सर, मतलब एक्चुअली इट वाज अलॉट हुआ लेकिन मिला नहीं, मतलब नहीं अलॉट मतलब इन ऑन थ्योरेटिकल थिंग इट वाज अलॉटेड कि हर स्टेट को इतना मिलेगा, बट एक्चुअली जो गया स्टेट के पास इतना गया, वो उतना ही गया, इतना कम गया। अब आप इमेजिन करोगे एक स्टेट है जो पॉवर्टी रिडन है, उसको आप और मतलब उल्टा होगा ना, मतलब हम तो ये सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, उल्टा ही हुआ कि कम गया वहां पे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो आघात किया है, फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी। तो फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी वाज ब्रॉट इन बाय नेहरू जी, तब 90s में वो अंत किया गया। द इंटेंशन वाज, आई वोंट से कि बहुत ज्यादा कुछ गलत इंटेंशन था, कि साउथ इंडिया में क्योंकि मिनरल्स नहीं है और ऐसा, एंड हमारे जो एनिमीज हैं बॉर्डर के वो चाइना, पाकिस्तान, वो उधर ही है, बिहार और नॉर्दर्न साइड, तो वी हैड टू हैव मच मोर इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स द सदर्न साइड ऑफ द कंट्री। तो फ्री इक्वलाइजेशन इसलिए किया गया, बिहार के पास एम्पल रिसोर्सेस है, पूरा कोल माइंस और बहुत ज्यादा, वहाँ पूरा झारखंड जो अलग हुआ बाद में वो पूरा उस समय तो बिहार ही था, द देन बिहार, उसके पास पूरा था। नेचुरली क्या होता है, जिसके पास मुंबई के पास पोर्ट्स है ना, तो उससे फायदा ये होता है सूरत के पास, तो नेचुरली उनके पास पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स हैं, तो बोला जाता है नेचुरल फायदा है, यहाँ इंडस्ट्री लगा लो, यहीं से एक्सपोर्ट करो, फायदा है। उसी प्रकार होता है कि कहीं अगर माइंस है, कहीं कोल है, उसके बगल में इंडस्ट्री लगा लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा। अब आप इस वर्ड को समझो, फ्री इक्वलाइजेशन कर दिया गया। आपको चेन्नई में भी कोल चाहिए तो आपको धनबाद के ही दाम पे मिलेगा, फ्रीट का टेंशन नहीं लेना है आपको। तो जो नेचुरली जो बिहार को बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिला, वो मिला ही नहीं। एंड पीपल एक्चुअली एस्टिमेट द रफ फिगर्स अराउंड 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ उस जमाने में बिहार को, इन दिस पीरियड 50s to 90s में। तो अगर उसको आज के टर्म्स में अगर कैलकुलेट करो तो ना जाने कितने लाख करोड़ का लॉस हुआ होगा।
तो बहुत मैं इस पे इसलिए बिहार को फिर एक गरीब स्टेट के रूप में देखा जाता है आज भी। बिल्कुल, और आप आज देखो गरीब स्टेट के रूप में तो देखा ही जाता है, और ये बहुत दुखद है कि बहुत साउथ इंडियन स्टेट्स, या साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं बोलूंगा, साउथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स वो ये नैरेटिव चलाते हैं कि बिहार को इतना पैसा क्यों दिया जाता है, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद उन्होंने स्टेट्स को फंडिंग बढ़ाई थी अलॉट, मच मोर अलॉट करने का जो था प्रोपोर्शन वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था उन्होंने। तो सबका ऐसा है कि अरे टैक्स तो हम दे रहे हैं। अगर लेट्स से बिहार स्टार्ट्स कैलकुलेटिंग कि ये जो 1 लाख करोड़ था आज के समय के हिसाब से हमें दे दो इतना पैसा, लेट्स से इट अमाउंट्स टू 20 लाख करोड़, मतलब ऐसे ही जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड बिहार से कि चलो हमें दे दो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर इक्वल पैरिटी रखो। व्हेन यू वर टू डेवलप, तब तो ये बात नहीं हुई कि इक्वल पैरिटी की। अब जब बिहार की बारी आई है तो अब ये बात होती है, बहुत डिविजनरी पॉलिटिक्स ऐसा कि उनको क्यों जा रहा है इतना पैसा, ये तो। और मुझे लगता है ऐसा बिहार, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटेंशन अच्छा था नेहरू जी का जो किया उन्होंने, तो वो सही था, मतलब वहाँ इंडस्ट्री बढ़नी ही चाहिए थी, बट देन कोई स्टेट उसके कारण पीछे रह गया तो उसको भी देखना चाहिए अपने को। अभी 2024 की हालत क्या है, सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बताएं। ग्राउंड रियलिटी बिहार क्या होगा बताऊं तो 1980s में बिहार की जो पर कैपिटा इनकम थी, पर जो इंडियन नेशनल एवरेज से कंपेयर करें तो 60% थी 1980 में जी। आज 30% है, अबाउट 30% है, वो भी एवरेज, बिकॉज पटना अलोन अमाउंट्स टू अ लॉट मोर ग्रोथ। अगर मैं बिहार के पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स को देखूं तो इट इज ओनली 14-15% ऑफ द नेशनल एवरेज जी। इतना कम है। कहाँ, मतलब नेशनल एवरेज 1,70,000 के आसपास है पर कैपिटा इनकम। बिहार के पुअरेस्ट स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो बिहार के स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट सॉरी, तो वो डिस्ट्रिक्ट्स का 23,000, 24,000, 22,000 ऐसा है पर कैपिटा इनकम पर एनम। तो इट्स नॉट इवन 15% ऑफ द नेशनल एवरेज, तो इतना नीचे। तो आज भी स्थिति वही है लगभग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज भी, आज के एज वी आर स्पीकिंग सबसे लोएस्ट है जी, मतलब झारखंड से भी स्टेटस। मतलब अभी एग्रीकल्चरल फोर्स में या इंडस्ट्रियलाइजेशन में पर कैपिटा इनकम जीडीपी इट्स लोएस्ट, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ओवरऑल जो सारी चीजें देखते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सब में सबसे लोएस्ट पे आते हैं। तो वो डेटा ऐसा है कि नेट पे मिल जाएगा, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं तो वहीं से हूं तो मुझे दुख भी होता है कि बार बार वही चीज बोलना, क्योंकि वो बहुत ऐसा कुछ खुशी वाली चीज नहीं है। चेंज होना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए। और बिहार के साथ एक और मैं कहूंगा मैम कि जो सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना बेन जो हुआ है, आप देखो बिहार के पहले सीएम 1947 to 61 तक रहे, उसके बाद बिहार में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही ही नहीं। 62 to 90 28 ईयर्स में 23 सीएम्स रहे हैं, ऑन एन एवरेज 1.2 ईयर्स पर सीएम जी। पूरा कैबिनेट चेंज, मिनिस्टर चेंज, चीफ मिनिस्टर चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन वाज लाइक ऑन, मतलब वो हमेशा रुक के ही चल रहा है। ऐसा होता है ना कि कोई एक गाड़ी होती है जो ब्रेक ही लग रहा है उसमें, मतलब वो चल ही नहीं पा रहा, एक्सेलरेट हो ही नहीं पा रहा। 23 चीफ मिनिस्टर्स 28 साल के अंदर जी। इनफैक्ट 2005 से 12 तक अच्छा ग्रोथ रेट रहा, 14% का पर कैपिटा इनकम पहली बार बिहार का 14% के रेट से ग्रो कर रहा था, जहां नेशनल एवरेज 6%, 4%, 6%, 7% था। उसके बाद 2012 के बाद भी अगर आप देखें तो लास्ट 10-12 सालों में बिहार has had 5 CMs, although the same CM is repeating himself, correct, but the cabinet changes, entire structure changes, तो अगेन फिर से ब्रेक ही लग रहा है, वो कंटिन्यूटी तो मिल ही नहीं पाई। एक समय कंटिन्यूटी मिली थी जिसको हम जंगल राज कहते हैं, मतलब एक ही समय कंटिन्यूटी थी 15 साल की, 1990 to 2005। उस समय भी जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी बिहार को कि इट कैन एक्चुअली राइज, एंड लिबरलाइजेशन हो रहा था देश में, बट इट वाज डिस्ट्रॉयड। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का भी रोल है इसमें, क्योंकि यू नो सम टाइम बैक लालू जी ने एक इसमें कहा था कि हमेशा विकास की बात क्या करते रहते हो, डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट इसको अलग रखो। तो पावर में तो तभी आते हैं जब आपको वोट मिलते हैं, वोट बैंक से। तो मैं एक, आपने जो इंटरेस्टिंग आपने ये बताया है एनेक्डोट, एक्चुअली नीतीश कुमार और लालू यादव जब पहले तो दोनों एक ही पार्टी में थे, जनता पार्टी, दोनों के बीच दोनों अलग हुए थे, तो इंटरनल मीटिंग्स में नीतीश कुमार यूज्ड टू से कि
हमें गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, हमारी सरकार कुछ ही यूज्ड टू पॉइंट आउट। तो लालू यूज्ड टू से अरे तुम हमको सिखाएगा कैसे राजनीति करना है, बोले वोट ये सबसे थोड़ी आता है, वोट बैंक से आता है। तो he was quite open about it. The worst part is that he was quite open. And उससे भी मैं एक और गलत बात बोलूं तो मीडिया, they used to come and laugh around with him कि जैसे कोई बहुत अच्छा जोकर है, अरे यार he is the damn CM of the state, he is creating ruckus in the state, और आप आके उसके जोक्स पे हंस रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो। वो भी तो कभी सीरियस थे ही नहीं, उन्हें भी तो मजा ही आ रहा था। मजा, बट जितना मैं कह रहा हूँ तो मीडिया भी उनके साथ मजे ही ले रही थी, मैं ये कह रहा हूँ। उनका काम, वो जोकर होते, राजू श्रीवास्तव होते तो मैं सुनता, मैं हंसता, कपिल शर्मा का शो चल रहा है ना, मैं देखता हूँ, मैं आई वोंट वांट माय सीएम टू डू कॉमेडी, ऑब्वियसली, तो है ना। तो वो जंगल राज के तो मैं आपको इंसिडेंट्स अगर गिनवाने लगूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हम लोग तो जिए हैं ऐसा कुछ, मतलब ज्यादा तो लॉ एंड ऑर्डर तो खराब हो रहा था, लालू यूज्ड इट कि अच्छा कॉम्युनल जब चीज हो ही रही है तो मैं आके कास्ट वॉर भी शुरू कर देता हूँ। तो आप एक भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट बोलो, मैं आपको बताऊंगा कि वहां कौन क्रिमिनल है, एंड दैट क्रिमिनल इज एक्चुअली एसोसिएटेड टू द टॉप मैन। जी, पर ऐसा क्यों है? बिहार की पॉलिटिक्स इतनी गंदी क्यों है, जहां पर एक क्रिमिनल पावर में आ जाता है, जहां एक क्रिमिनल पॉलिटिशियन बन जाता है, जहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो 70 साल पहले भी बिहार की हालत थी वो आज भी बिहार की हालत है, क्यों? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि उससे बिहार में जो कास्ट पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत अर्ली ऑन सेट हो गया था, मतलब 60s से ही सेट हो गया था। स्पेशली मुझे लगता है इसको ट्रिगर मिला जब ये मंडल कमीशन जब लागू हुआ, मंडल कमीशन जब ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, कास्ट वॉर्स शुरू हुए। लालू कमिंग फ्रॉम ओबीसी, उनको एक्चुअली इस मोबिलाइजेशन का फायदा था, बिकॉज द चंक ऑफ द वोटर बेस वाज ओबीसी। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, आप सोचो कितना शर्म आएगी आपको। मुझे तो शुरू से शर्म आ रही है। ये अब एक अपर कास्ट का एक विलेज है, 12 था या मुझे याद नहीं कौन सा विलेज था, उसमें 35 अपर कास्ट वर बुचर्ड। राबड़ी देवी के पास गया और बोला गया कि ऐसा ऐसा मर गया, क्योंकि सब लोग, क्योंकि इतने पहली बार ऐसा ग्रुसम किलिंग हुआ था, सब लोग जा रहे थे, सब नेता एज अ सीएम उनको भी कि जाना चाहिए, तो वो बोलते हैं अरे वो हम लोग का वोट थोड़ी है। दिस वाज द टोन। तो दूसरा, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये नहीं किया, फिर उसी के कुछ समय बाद कुछ दलितों का नरसंहार हुआ जहानाबाद में, एक लक्ष्मणपुर गांव में, वहां भी नहीं गए, उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों ही उनके वोट बैंक नहीं है। उनके वोट बैंक हैं 2, 3, 4, 5 जो कास्ट हैं, मतलब जो दबंग कास्ट, उनको उन्हीं से मतलब, उनको मतलब ही नहीं किसी से, गवर्नेंस से मतलब ही नहीं। तो इनफैक्ट एक मैं अभी कहीं सुन रहा था, तो मुझे लालू यादव का जो पूरा जंगल राज है उसको अगर आप सम अप करो तो ऐसा सम अप कर सकते हो आपकी, लगा के आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुका कर सर सारे शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी हैं। तो उसी तरह की, मतलब उनका शौक सलामत रहे, वो होली खेलेंगे, मीडिया कवर करेगी, उनका शौक सलामत रहे, बाकी सब चला जाए, जो होना है हो। तो जंगल राज पे तो बात करना ही, मतलब वो बहुत, इट्स अ पेनफुल थिंग फॉर ऑल द बिहारी, फॉर ऑल ऑफ देम। मतलब स्टेट वाज नॉट इवन प्रेजेंट। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। आई थिंक द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द बिहार, वहाँ कुछ इंसिडेंट हुआ। जनरली सीएम किसको कॉल करेगा? एसपी को करेगा, डीजीपी को करेगा, आईजी को करेगा, बोलेगा संभालना। लालू वहाँ के लोकल क्रिमिनल को फोन करे, अरे थोड़ा उसको संभाल लेना। दैट क्रिमिनल वाज इन जेल बाय द वे। वो बोलता है अरे हाँ भैया सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाल है जंगल राज। तो जब सीएम खुद ही इस चीज को ओपनली, पहले मैं कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर खड़ा था पहले से भी था, बट पहले शर्म थी कि कुछ हो गया ना इंसिडेंट तो रिजाइन करेंगे यार, मतलब ये अब ये डंके की चोट पे कि हम तो ऐसे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि लालू यूज्ड टू शो कि मैं आ गया हूँ अब राज में। उसको ये जताना बहुत चाहता था वो अपने ऑडियंस को कि मैं आ चुका हूँ राज में जी। और मुझे बहुत शर्म आती है कि आज उन्हीं के परिवार के लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, मतलब, और लोग सुनते भी हैं जी। मुझे लगता है कि उन लोगों को थोड़ी सी हल्की सी एक, अब तो हवा बदल गई होगी ना, अब तो लोग समझने लग गए होंगे, अभी वही सिचुएशन है।
वहाँ तो ऐसा है ना कि लैक ऑफ चॉइस एक बहुत बड़ी चीज है अभी वहाँ। चॉइस नहीं है, चॉइस ही नहीं है। नीतीश कुमार, मैंने जैसे बोला 2005 से 12 दैट वाज लाइक गोल्डन ईयर्स फॉर बिहार, मॉडर्न बिहार जी। ग्रोथ रेट, रोड्स, फ्लाईवेज, सब कुछ बहुत अच्छे से बना था और स्पीड में बन रहा था। उसके बाद तो फिर इंस्टेबिलिटी आ गई ना, उसके बाद तो फिर आप इधर से उधर जंप कर रहे हैं। इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में कहाँ गवर्नेंस हो जाएगा। डेवलपमेंट तो पहला तो उसका काम ही है कि पहले तो स्टेबल तो हो जो भी चीज करना है। लेट्स से इफ मोदी जी वाज नॉट फॉर 10 years और 5 years, वो क्या विजन दे पाएंगे? वो जनधन खुलवा के ही रख देते, वो आधार से उसको जोड़ भी नहीं पाते। सिंस ही न्यू कि भाई मुझे 5 साल रहना है, फिर उसके 5 साल रहना है, he could actually outpour his vision and actually execute his vision. Correct. वहाँ तो है ही नहीं, वहाँ एक्चुअली विजन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, विजन होता तो शायद ये ना कर रहे होते। तो आरजेडी को जिंदा करने वाले ही लालू प्रसाद, ये नीतीश कुमार। आरजेडी तो खत्म हो चुकी थी 2010 के इलेक्शन के बाद। इट वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। एक इलेक्शन और लगता और खत्म हो जाता है। उनको डिप्टी सीएम बना दिया, बीजेपी को छोड़ के उनके साथ चले गए और वोट आ गया, वो डिप्टी सीएम अगेन नाउ। तो ही इज एस्टैब्लिश्ड लीडर फॉर हिज कैडर आल्सो। द कैडर ऑफ द पार्टी आल्सो गॉट मोबिलाइज्ड नाउ कि आर एनर्जाइज्ड कि अच्छा हमारा लीडर बन सकता है कुछ। तो नीतीश कुमार इन अ वेरी, मतलब मैं ऐसे बहुत कोई ऐसा नहीं कि मेरा उनसे मैं कुछ खफा हूँ या कुछ हूँ, बट ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ही हैज रीच्ड दैट लेवल कि जिसके बाद उनको पता नहीं है कि क्या करना है। मतलब फॉर द स्टेट क्या विजन होना चाहिए, उनका विजन खत्म हो गया। उनको रोड बनवाना तो बनवा दिया उन्होंने। वो खुद ही बोलते भी हैं कि पहले दुकान खुलता था, आप उनसे पूछोगे ना कि क्या इंडस्ट्री नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो उनका विजन यही है कि दुकान खुल रहा है ना, साड़ी का दुकान खुल रहा है, कपड़े का दुकान खुल रहा है। पहले नहीं खुलता, सही बात है, जंगलराज में खुलता ही नहीं था। सब तो डरते थे खोलने से। इनफैक्ट जो शिल्पी जैन, विजन सिर्फ ये है कि चलो दुकानें खुल रही है। हाँ, दुकान तो खुल रही है ना, मतलब दुकान सब कुछ हो रहा है। उनके हिसाब से इंडस्ट्री वही है, बिजनेस वही है, उससे ज्यादा नहीं है जी। तो दलितों की क्या हालत है, जो ऊंची जाति नीची जाति, जब लालू जी कहते हैं कि ऊंची जाति का ऊंचे से ऊंचा मकान होना चाहिए, इनफैक्ट स्टेटस क्या है? इनफैक्ट मैं आपको आपने एक्चुअली मुझे बहुत फनी लगता है कुछ बातें लालू जी की। तो आप जब पटना क्रॉस करोगे तो पटना में एक आशियाना मोड़ है। आशियाना मोड़ के पास दलितों का एक बहुत बड़ा मकान बनाया गया है कि वहाँ सब दलित परिवार रहे। अच्छा, वो बनाया उतना ऊंचा क्यों गया है? इसलिए गया है क्योंकि उसके जस्ट सामने एक बीजेपी के एमएलए हैं संजीव चौरसिया, और उनके गंगा बाबू कहते हैं उनको, वो शुरुआत से बीजेपी से एसोसिएटेड रहे जनसंघ के जमाने से, तो और बिजनेसमैन रहे थे वो। तो उनका घर बहुत बड़ा है उसके जस्ट सामने। सो उन्होंने उससे भी बड़ी एक दलितों को रहने के लिए बस्ती बना दी। और उन्होंने कहा क्या, उन्होंने स्पीच में बोला कि देखो तुम लोगों को गंगा बाबू से भी बड़ा घर तुम लोगों का अब होगा, तुम लोगों को दे दिए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप एकदम फैक्चुअल एनालिसिस अगर हम करें, आप देखो कि दलितों की हालत क्या हुई। जिस स्टेट में दलित जब सो कॉल्ड लोअर कास्ट का व्यक्ति आया था, सीएम बना था, और ये अच्छी बात थी, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आना चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने आके किया क्या? उन्होंने जो पर कैपिटा ग्रोथ है 90s में बिहार का इनकम का, वो नेगेटिव मतलब 1-2% पे भी खराब ही मानते हैं हम तो, लेकिन नेगेटिव है। अच्छा, इसका आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ होगा? ऑब्वियसली जो बहुत गरीब है, जो बेचारा, उसको तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो कम से कम ऊपर है वो तो कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल के बाहर भाग जा रहा है या कुछ तो कर रहा है, बाहर चले जा रहा है। और हुआ भी, एक्सोडस हुआ, एकदम बहुत सारे अच्छे फैमिलीज का, अच्छे लोगों का एक्सोडस हुआ। लेकिन आदर्श दूसरे स्टेट्स में भी ठीक है, मानते हैं कास्टिज्म का कल्चर था, यूपी में भी था, बट हम यूपी में आज प्रोग्रेस देखते हैं, हम डेवलपमेंट देखते हैं, ये बिहार में हम नहीं देख पाते। बहुत प्रिविलेंट है ये कि प्रोग्रेस ही नहीं देख पा रहे हैं हम। आज भी कास्टिज्म का जोर चलता है वहां पर। मतलब मुझे एक तो ये लग रहा है कि पूरा स्टेट को, भाई वी कैनॉट रिडिक्यूल अ स्टेट। क्योंकि दैट स्टेट एक्चुअली गेव अ वेरी बिग मैंडेट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नेंस इन 2010। जेडीयू और बीजेपी जब साथ में लड़ी थी 2005 से 10 के सरकार के बाद,
RJD was reduced to 30 odd seats, 20 odd or 30 odd seats in the assembly election. 243 सीट्स में they were reduced, पूरा खत्म हो गया था, क्योंकि लोगों को भी लगा कि लोग तो उस दिशा में भर रहे थे. बट अगेन उसके बाद 2012 के बाद नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनना था, तो बीजेपी से हाथ खींच लिए, RJD के साथ मिल गए और सब कुछ ऐसा चला. तो आई थिंक व्हेन पीपल डू नॉट सी बिगर एजेंडा, बिगर विजन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, चलो यार कम से कम अपनी जाति वाले को दे दो, बगल में तो रहता है, बट पॉइंट कुछ है तो बोलेगा ना जी. बट पॉइंट यही हो जाता है ना कि जैसे यूनियन टेरिटरीज का भी अगर आप GDP पर कैपिटा इनकम देखोगे वो बिहार से बेटर है. बिहार तो बहुत बेटर. हाँ, बिहार का इतना लो है. बिहार बिल्कुल. तो मेरा वही है, मैं जो जितना समझ पाया हूँ, आजादी के बाद से गवर्नेंस हुआ ही नहीं. मतलब 1960s 61 हटा दो आप, 61 से जैसे मैंने बताया कि 61 से 89-90 तक 28 साल में 23 CM बदले. उसके बाद जो CM आए, लगा कि स्टेबिलिटी आई है, उन्होंने गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं किया. सारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सब कुछ इस बात का गवाही. आपको मैंने 3-4 उदाहरण भी दिए कि कैसे सरकारें चल रही थी, और अनेकों उदाहरण है. मैं चाहूँ तो मतलब घंटों उसी पे बोल सकता हूँ. जंगल राज फाइनली 2005 के बाद लगा यार नाउ दिस इज इट, अब फाइनली बिहार विल टेक शेप. और उस समय लोग आर्टिकल्स लिखने लगे थे जब नीतीश कुमार के अंडर फर्स्ट टाइम में सड़कें बनने लगी थी, सब कुछ होने लगा था. बट अगेन 2012 के बाद फिर से इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. सो बिहार नीड्स अ विजनरी लीडर विथ एक्चुअली वेरी हाई मैंडेट. मतलब उसके पास वोट्स की कमी नहीं होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कल को उसको लगे कि यार मैं ये सब कर रहा हूँ, हार जाऊंगा. और मेरा इसलिए मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ कि लोगों ने ऐसा नहीं किया था. 2005 से 10 ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल काम नहीं हुआ था बिहार में कि राम मंदिर बन रहा है या कुछ हो रहा है. बहुत बेसिक काम हुआ था कि सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, बच्चियां पहली बार, आपको वुमेन का बताया ही कि कैसी हालत थी. विमेन फर्स्ट टाइम दे कुड एक्चुअली कम आउट ऑफ देयर हाउस. 10 बज गया, 8 बज गया, रात में कुछ भी हो गया, दे कुड वॉक, दे कुड रोम अराउंड, सड़कों पर चल पा रही है, सब कर रहे हैं. तो एक दिशा में बढ़ रहा था बिहार, और लोगों ने उस पर मैंडेट भी दिया वापस से 2010 में फिर से. उससे मतलब मैसिव मेजॉरिटी, इससे ज्यादा क्या मांगोगे आप. 90% सीट्स दे दी आपको. उसके बाद फिर पर ये विजन जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी, ये आप किसी में देखते हैं, किसी अपकमिंग मिनिस्टर में? अभी क्या है कि कुछ चिराग पासवान को अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छी बातें करते हैं वो जी. इनफैक्ट बातें तो अच्छी तेजस्वी यादव भी करने लगे हैं. तो प्रशांत किशोर वो बहुत कम से कम सच बात को एज इट इज लोगों को बता रहे हैं, इतनी गरीबी है, ऐसा है. बट इन तीनों में या चारों जो भी जितने भी लोग हैं ना, वहां मुझे किसी के पास सॉल्यूशन नहीं दिखा है. मतलब जैसे मैं भी, मुझे लगता है कि अगर एक होता है ना कि एक पॉडकास्ट शायद अपने को करना चाहिए केवल कि व्हाट कैन बी द रोड अहेड, कि होना क्या चाहिए, है ना. 10 फैक्ट मैं पढ़ लूंगा, 4 फैक्ट प्रशांत किशोर भी, 25, उनके पास टीम ज्यादा है, 100 फैक्ट पढ़ेंगे, बताएंगे. मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ स्कूल की हालत क्या है, मैं भी ऐसे 50 एनेक्डोट्स दे सकता हूँ. लेकिन व्हाट शुड बी द विजन and who will carry forward that vision politically? It should be politically doable जी, है ना जी. तो वो अभी तो तत्काल नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ा वैक्यूम है. मतलब at best मैं बोलूंगा कि प्रशांत किशोर has actually started a dialogue at least so that there is some churning कि चलो कहीं कम से कम यूथ में बहुत स्लो है. और वो बहुत बड़ा स्टेट भी है ना, इतना छोटा स्टेट भी नहीं है. कमिंग बैक टू कि एक और बिहार के साथ परेशानी क्या हुई आपको मैं बताऊं, एक छोटा सा, कि मैं पीछे बार चला जा रहा हूं, लेकिन 1947 से पहले का मैंने बताया आपको कि कैसे पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर था कम मिलता था बिहार को. 1947 के बाद जो फाइनेंशियल ईयर, मतलब 5 ईयर प्लान थे कंसेक्यूटिव, उसमें कैसे अलॉट ज्यादा होता था बट एक्चुअली डिसबर्स बिहार को कम होता था जी. उसके बाद मैंने उसका तीसरा रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन है मैम, कि 61 to 90 23 CMs रहे, 23 CMs, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. 90 to 2005 जंगल राज, 2005 to 2012 पैच ऑफ गवर्नेंस, 2012 to 2024 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगेन. इसके बीच में अब आप देखो, एक तो ऐसे ही इतना बड़ा दंश चल रहा है, उसके बीच में झारखंड अलग हुआ. झारखंड अलग होना, लोगों ने इस पे शायद पता नहीं कितनी स्टडी की है,
लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, बिहार का जो इनकम था, स्टेट गवर्नमेंट का इनकम, सो इंडस्ट्रीज से जो टैक्स वगैरह आते थे, रेवेन्यू आते थे, 11% आता था। जैसे ही झारखंड अलग हुआ, इट रिड्यूस टू 1%. सो लिटरली वी हैड टू गिव अप ऑल आवर इंडस्ट्रीज टू झारखंड, क्योंकि जैसा बताया माइंस जो भी थोड़े बहुत थे वहीं थे, बिहार में तो थोड़ा भी नहीं था, जो भी एक दो इक्का दुक्का जो था वहीं था. जी. दूसरा, 70% और 80% ऑफ द इंटायर इंडस्ट्रीज, द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्रीज वेंट टू 25-30% ऑफ द लैंड झारखंड. बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं. तो ऑलरेडी होता है ना कि कोई ऑलरेडी मर रहा है. अभी कोविड के समय एक चीजें चलती थी ना कि कोविड के समय ऑलरेडी उसका खराब है हालत, उस पर और ज्यादा इंजेक्शन वगैरह देके और ही उसको एग्जैजरेट कर दो. तो मुझे लगा कि उसका जो कंपनसेशन है, उसका भी कंपनसेशन सही से हुआ नहीं है अगर देखा जाए तो. एक तो हिस्टोरिकल जो मैंने बताया 1912 से लेके 2007 या 12-14 तक जो हिस्टोरिकली जो कम पैसे मिले और कम इन्वेस्टमेंट हुआ, वो दूसरा ही है साथ में. तो इट्स अ मिक्स, और साथ में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, अ डेडली कॉम्बिनेशन. नो इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना. और उसके बाद झारखंड का बाइफर्केशन ऑफ बिहार, क्रिएशन ऑफ झारखंड. जी. तीनों एक डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा. करेक्ट. हम बात करते हैं बिहार के बारे में, जहाँ बुद्धिज्म को, जैनिज्म को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि माना जाता था. करेक्ट. लेकिन आज का कल्चर ये है कि वहां पर किडनैपिंग एक बिजनेस बन गया है. SOPs चलती है प्रॉपर कि कौन उठाएगा, कौन लेकर जाएगा, मतलब कितना पैसा किससे मांगना है. एक चीज अच्छी हुई है 2005 से 12 के दौरान, जब ये अच्छा गवर्नेंस का अच्छा पैच जो मैंने बोला हुआ है, उसमें ये सारी चीजें बंद हो गई. सो नाउ दैट इज लाइक द बेस. हाँ, नाउ दैट इज लाइक द बेस कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ भी कर लो. इनफैक्ट इफ यू सी क्लोजली, तेजस्वी यादव अपने स्पीच में जो बोलते हैं, बात करते हैं, ही वांट्स टू एक्चुअली कम आउट ऑफ दैट शैडो, कि भाई ऐसा नहीं कि अब मैं आऊंगा तो फिर से वापस वो सब होगा जो पहले हुआ था, ऐसा नहीं. तो ही ऑल्सो नोज नाउ कि जनता जो है, जब एक बार आदत उनको लग जाती है एक सर्टेन लेवल ऑफ गवर्नेंस की, तो अब उससे नीचे तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. उतने पे ही चलाते रहो, लेकिन उससे भी बेकार नहीं होना चाहिए. लेकिन हाँ, उससे पहले तो इट वाज लाइक अ प्रॉपर बिजनेस. डॉक्टर्स के बच्चों को, डॉक्टर के अगर आप बच्चे हो, डॉक्टर हो, तो आपके लिए तो काला दिन है, वो काला समय है, कभी भी उठा लिया जाएगा. इनफैक्ट मुझे याद है कि खगौल एरिया है बिहार में, मतलब पटना के आउटस्कर्ट्स में है, अब तो खैर पटना ही हो गया, खगौल और दानापुर. सो वी वुड नेवर इवन इमेजिन कि कभी 5 या 6 बजे के बाद उधर जाना पड़ जाए. कभी मत जाओ, क्योंकि वहां से लौटोगे नहीं लौटोगे इसका कोई, लिटरल मैं कह रहा हूँ कि कोई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस घर लौटोगे. मैं अपने गांव का बताता हूँ. अपने गांव में जब मैं, महारानी माई का मंदिर है बहुत बड़ा, अपने घर वालों के साथ, मैं मम्मी के साथ और दादी के साथ जा रहा था एक बार घर परिवार के साथ मंदिर. मेरे घर से लगभग 1-1.25 किलोमीटर है, तो पैदल ही जाते थे उस समय. जब जा रहे थे, बीच में गोलीबारी चलने लगी, एंड वी हैड टू हाइड. आपने ये देखा? हाँ, अरे मैं तो मतलब इनफैक्ट मेरी एक चचेरी बहन है, कजन सिस्टर, तो शी सेज टू हर हस्बैंड ऐसे मजाक में कि अगर आसमान में गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है या पटाखे चल रहे हैं, वो तो हमारा कान हैबिचुएटेड है, हम पकड़ लेंगे कि क्या चल रहा है. सच में पटाखे चल रहे हैं, गोली चली है, क्योंकि इतना सुना है बचपन से, इतना सुना है. दोनों के आवाज में दैट सटल डिफरेंस शी कुड नोटिस. मतलब मैं उतना नहीं कर पाता क्योंकि मैं उसमें बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन वो तो मेरे से बड़ी थी काफी, तो उसको पता था ये. और ये मतलब रियलिटी थी. सबसे बड़ी बात मैंने बोला ना, आप एक डिस्ट्रिक्ट चुन लो, आप उस डिस्ट्रिक्ट में आप कर ही नहीं सकते कि वहां कोई क्रिमिनल नहीं होगा. आज भी वो तो आज भी है. लेकिन अब क्या है, वो लोग मेन स्ट्रीम हो गए. नाउ दे आर रॉबिन हुड, कि अब तो वो स्टेट जब अपंग हो जाती है ना, जब लालू यादव एज अ चीफ मिनिस्टर या राबड़ी देवी एज अ चीफ मिनिस्टर गुंडों को कॉल करते हैं सिचुएशन संभालने के लिए रादर देन एसपी, तो आप सोचो वहां बड़ा कौन है? एसपीडीएम से बड़ा तो वो है ना. तो ऑब्वियसली इज रॉबिन हुड, लोग उसको पूजेंगे. स्टेट का तो कोई अपैरेटस वहां काम ही नहीं कर रहा है, इट इज वर्थलेस.
डीएम को मार दिया गया था मुजफ्फरपुर में। डीएम, आप सोचो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको हम सोचते इतना यूपीएससी निकालते हैं लोग, और उनको दलित डीएम है ना, वेरी एबल डीएम, उनको भीड़ ने मार दिया था बिहार में। ये हाल था कि डीएम को मार दिया जा रहा है। आप आम आदमी तो छोड़ दो। इनफैक्ट जो शिल्पी जैन थी, शी वॉज मिस पटना, कोई ऐसे नहीं थी कि मतलब कोई ऐसे लड़की है जो आई है वो पढ़ाई कर रही थी। तो मैं इसलिए आपको ऐसे इंसिडेंट्स बता रहा हूँ जो कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग, मतलब अपने जैसे लोगों का तो काउंटिंग ही नहीं है, कोई काउंट भी नहीं कर सकते। ये तो हाँ, नॉर्मल भेड़ बकरी जैसे। हाँ, वो तो सोच ही नहीं सकते कि पढ़ाई करना है और ये करना है। मतलब आई वॉज लकी इनफ कि जब मैं ग्रो हो रहा था, जब मेरी शिक्षा का मेरा जब समय आया, पढ़ाई का समय आया, स्कूलिंग का समय आया, तब नीतीश कुमार का राज आ गया था। तो आई वॉज लकी इनफ कि जैसे मैं जब बढ़ने लगा तो नीतीश कुमार का राज आ गया था तब तक। तो मेरी लिटरल एजुकेशन उसी समय हुई, 2005 से 12 के समय अच्छा एजुकेशन लेके मैं निकला हूँ। बट सोचिए कितनी खराब हालत है। बहुत बहुत। तो ये आपको एक और इंसिडेंट है, जब मैसेकर्स होते थे, कास्ट वॉर्स होते थे, पुलिस क्या करती थी आप सोचिए। पुलिस गांव के बाहर खड़ी रहती थी कि सुबह हो जाए फिर जाएंगे। और उनकी भी गलती नहीं, वो भी इंसान है बेचारे, उनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। उनको पता है कि सीएम तो भाई उससे बात करेगा, हमसे थोड़ी करेगा, है ना, हमारा थोड़ी होगा कुछ। तो ऐसे अनेकों इंसिडेंट। तो वही मैंने बोला, एक डिस्ट्रिक्ट चुनिए आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक है, मतलब लिटरली वहां पे मैं ये बात सुना हूं अपने आंखों से। आप गैंग्स ऑफ मिर्जापुर अगर आपने देखा होगा तो मिर्जापुर में मुन्ना भैया जो होते हैं वो एक बात बोलते हैं क्लासरूम में जाके कि अरे पढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, ये सब छोड़ो। तो लिटरली वैसा था कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम कोने में रहो, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीजें तो हम चलाएंगे, हम ताकतवर लोग हैं बेसिकली। कि हम मतलब अगर आप पढ़ लिख के गए हो, अब तो खैर बदल गया बहुत, तो उस समय का समाज भी ऐसा कि कहाँ यहाँ आ गए हो फंसने के लिए पागलों की तरह, जाओ उधर जाओ, मतलब यहाँ से निकल जाओ। एंड एक्सोडस हुआ है पूरे के पूरे। इतने ब्रिलियंट माइंड जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, सब के सब, एचसी वर्मा सर अभी रिटायर हुए हैं जी, मतलब एक से एक बड़े से बड़े लोग जी। पर ये शादियों के लिए भी उठाए जाते थे। हाँ, तो अगर पकड़ुआ विवाह होता था। तो एक्चुअली एक दूर के मेरे रिलेटिव है, उनका भी हुआ था। हाँ। तो अगर अब एक इनफैक्ट मैं आपको एक लेटेस्ट ऐसा बताता हूँ, अभी मैं एक विकास वैभव करके वहाँ पे आईजी हैं, आई थिंक होम सेक्रेटरी, स्पेशल होम सेक्रेटरी हैं अभी। तो उनसे मैं बात कर रहा था, ही इज फ्रॉम आईटी कानपुर। तो मैं दिल्ली से हूँ, तो वो कानपुर से थोड़ा अपना ऐसा बॉन्डिंग था। तो मुझे वो बता रहे थे व्हेन ही यूज्ड टू स्टडी इन आईआईटी, तब ये तो पीक पे था ये चीज लालू जी के राज में। वो वहां पे बोले कि मैं 4 साल तक घर आया ही नहीं। आईआईटी कानपुर में मैं अकेले हॉस्टल में रहता था। क्यों? क्योंकि उनके मम्मी पापा ये बोल के रखे थे कि भाई मत आना इधर, क्या पता कौन पकड़ के विवाह करा दे। मतलब इतना डर था, बहुत ज्यादा। वो तो एकदम होता ही था। अब तो नहीं, ये सब मतलब कुछ चीजें पास्ट की हो गई हैं काफी ज्यादा, जैसे किडनैपिंग हो गया, ये पकड़ुआ विवाह हो गया, ये सब। इवन ओपन में क्रिमिनलिटी, अब जैसे पहले क्या था, जैसे ये नहीं होता है अब एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहले क्या था, ये बहुत ऐसे मजाक में बोल सकते हैं अपन कि पहले क्रिमिनल्स का राज था, आज ब्यूरोक्रेट्स का राज है। कि ब्यूरोक्रेट्स आज वहां पे क्रिमिनल टाइप है, वो जिनको चाहे, क्योंकि उनको इतनी बार सीएम बदला तो है, बट ब्यूरोक्रेट्स तो सेम रहे हैं, और सीएम भी नीतीश कुमार ही रहे हैं लास्ट इतने सालों से। उनके कुछ फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप एक भी बिहार का आप बताओ जो ऐसे टेंडर निकलता है ना, एक भी टेंडर कोई आदमी नहीं दिलवाता, वो सब ब्यूरोक्रेट के कहीं ना कहीं परिवार से जुड़े हुए लोग, उन्हीं को दिलवाते हैं वो, और वो अपना पैसा कमाते हैं। और वो पैसा कहाँ जाता है? जेडीयू को और रीजनल पार्टीज को फंडिंग में। तो ये बहुत बड़ा मनी रोटेशन, बहुत बड़ा नेक्सस है ये। इनफैक्ट पहले लालू जी के समय या उससे पहले भी जो क्रिमिनल्स का उत्पत्ति हुई जी, जहां भी मुझे लगता है आम लोग और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों पॉलिटिक्स को फंड नहीं करेंगे, तीसरा किसके पास ज्यादा पैसा है जी, क्रिमिनल्स के पास है। और उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको स्टेट का तो चाहिए ही होता है, जरूरत तो होती है उनको इलीगल अपने काम करने के लिए, वो पहुंचाते हैं पैसा। सो नो डाउट लालू यादव यूज्ड टू कॉल the gangster, not the police. आज भी बिहार से लोग रोजगार के लिए, रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। और ट्रीट करना तो अलग बात हो गई, लेकिन बिहारी एक गाली की तरह दी जाती है।
क्यों ऐसा, मतलब जॉब्स भी जनरेट नहीं होते हैं बिहार में? नहीं, कहाँ जॉब तो नहीं है वहाँ पे। इनफैक्ट बिहारी तो मैं आपको बताऊँ, मेरे सारे जितने दोस्त हैं हम सब हंसते हैं जब बिहार के जब दोस्त हैं मेरे। अभी एक मेरा दोस्त है वेरी सीनियर नाउ इन ओला, तो वो बता रहा था, तो जहाँ जाता है ना तो उसको यही मुझे भी सुनने को मिलता है। इनफैक्ट आई कॉन्शियसली चेंज्ड माई टोन। अच्छा, क्यों? क्योंकि सब कहते थे अरे यार यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी। मतलब अभी मैं बताता हूँ, एक बहुत सीनियर व्यक्ति है, उनका नाम नहीं लूंगा, मतलब ऑलमोस्ट एक सीएम है, डिप्टी सीएम टाइप के पोस्ट पे, उनकी वाइफ ने मुझे बोल दिया कि अरे आदर्श तो लगता ही नहीं है बिहार का है एकदम, क्या चाहते हो, क्या करें? मतलब फटा कुर्ता, फटा कमीज, फटा चप्पल, कुछ ऐसा पहन के आए, क्या करें? बिहार में मतलब ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग, और सबसे बड़ी बात, मैं ये जितने भी मेरे दोस्त हैं ना सबको यही बोला जाता है, तो इसका मतलब आप सोचो कि आपका परसेप्शन गलत है। आपने जो परसेप्शन बनाया वो बॉलीवुड और इन चीजों से बनाया है। आप एक्चुअली में जब मिलोगे तो ज्यादातर लोग मेरे ही जैसे हैं। मैं ऐसा कोई बहुत मैं फैशन मॉडल तो हूँ नहीं, नॉर्मल हूँ, ऐसे ही होते हैं मेरे सारे दोस्त, ऐसे ही हैं जी। पर एक परसेप्शन की बात है, परसेप्शन है कि अच्छा रिक्शा चला रहा होगा तो ऐसा कर रहा होगा। तो मैं बहुत ऐसे मजाक में बोलता हूँ कि कई बार आप किसी बड़े से बड़े संस्थान में जाओ दिल्ली में, आपको गार्ड जो सल्यूट करने वाला मिलेगा ना, वहां गाड़ी से आप उतरोगे, जो गाड़ी आपकी पार्क करेगा वो भी बिहारी होगा। इनफैक्ट मैं आपको कुछ दिन पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। अपने ताज मानसिंह होटल में, सो द गार्ड हु टुक माय कार फॉर पार्किंग, वॉलेट पार्किंग, वो बिहारी था, और जिससे मैं मिल रहा था वो किसी बहुत बड़े कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, वो बिहारी थे। वो मिल ही मेरे से इसलिए रहे थे कि कोई बिहार का आदमी है। सो ये हायरार्की है, डोंट क्लब अस कि केवल गार्ड ही, और गार्ड है तो भी है क्या भाई, उसकी भी जरूरत है, ये क्या है, और जो ऊपर है वाइस प्रेसिडेंट की भी जरूरत है, गार्ड की भी जरूरत है। सो ये तो खैर मुझे ऐसा लगता है पर्सपेक्टिव बदलना जरूरी है लोगों का। हाँ, ये तो मुझे लगता है इनसेंसिटिविटी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग चिंकी बोल देते हैं उनको, मतलब ये तो तरीका सही नहीं है। तो ये इनसेंसिटिविटी है हमारे समाज में, क्या करें, थोड़ा बोल देते हैं लोग, मतलब जी एब्सोल्युटली। बिहार के डेवलपमेंट के लिए अब क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए? आप देखते हैं नीतीश कुमार जी को कुछ करते हुए आगे। मुझे लगता है जैसे मैंने बोला मैम, उनका विजन जो है ना, उनका विजन समाप्त हो गया। जितना करना था उन्होंने कर लिया। इट इज लाइक उनके साथ अन्याय है वो काम करना, उनके साथ अन्याय है उनसे एक्सपेक्ट करना। आप समझो कि किसी व्यक्ति को 2+2 4 आता है, आप उसको जबरदस्ती का 2 into 2 4 सिखा रहे हो। उसको आता है उतना है बेचारे को, और इसमें सभी व्यक्ति की कैपेसिटी होती है, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी है ना। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, शायद हो सकता है घंटे भर बात करें, ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे बात करते रह जाएंगे। हमारी भी कैपेसिटी, सबकी कैपेसिटी है, उनकी वो कैपेसिटी है, वो रीच हो गया है मुझे लगता है। उसके आगे उनके पास कुछ है नहीं अभी, और उन्होंने जितना काम करना था कर दिया, ऐसा लगा, समय से ज्यादा चल भी गए। तो नाउ बिहार नीड्स अ वेरी encouraging and a face that actually can mobilize and एक बहुत अच्छी चीज है बिहार के साथ कि 70% more than 70% of the people there are under 35. अच्छा, so a youth और यंग लीडर, मतलब यूथ जरूरी नहीं कि मतलब 20 साल 25 साल, हो सकता है मे बी 45 50 भी, बट हु कैन एक्चुअली कनेक्ट एंड एक्चुअली गिव देम दैट ओरिएंटेशन, दैट विजन। तो वैसा आदमी चाहिए, क्योंकि यूथ मोबिलाइज हो जाएगा, अक्रॉस द कास्ट भी हो जाएगा, मेरा अपना मानना है। बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट वगैरह, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। और बिहार का ना, अगर आप बहुत कोर में जाएं, देयर आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स इन बिहार दैट नीड्स टू बी रिवाइव्ड। जैसे उस पर बात नहीं होती है, बताइए आप। जैसे कजड़ी एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, तो भोजपुर रीजन में और अवध रीजन में चलता है। कजड़ी क्या है? इट इज संग बाय विमेन इन सावन, जब वो बारिश का जब सीजन होता है, इतना ब्यूटीफुल है वो। बॉलीवुड के कई गाने, अगर जिनको पसंद हो तो ऐसा मालिनी अवस्थी जी का सुन सकते हैं कजड़ी, वो बताती हैं कितने ही गाने बॉलीवुड के जो टोन होता है उसका, वो वहां से लिया गया। और विद ड्यू रिस्पेक्ट लिया गया, ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी किया कोई, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ये हमारे फोक सॉन्ग्स हैं और उससे हमने लिया है ना। माता का गीत ऐसे ऐसे और उनसे लिया गया है, कजड़ी है। उसके बाद आप कह सकते हैं बिहार में एक बहुत ही
आप बोल सकते हो कि जो देसी जो कलाकारी है बहुत ज्यादा है, तो भिखारी ठाकुर, ही वॉज अ नाई बाय द कास्ट। भिखारी ठाकुर वॉज अ फेनोमिनल पर्सन। मतलब वो आदमी, आप सोचो कि जिसको कह सकते हैं कि अनपढ़ आदमी, वो व्यक्ति रामायण महाभारत और इसके अराउंड और समाज के अलग अलग कुप्रथाओं के खिलाफ उस समय नाट्य, मतलब कह सकते हैं स्टेज प्ले टाइप्स विथ म्यूजिक, है ना, नकटोरा बोलते हैं हमारे तरफ उसको। तो वो करते थे, वो प्लेस करते थे, म्यूजिकल प्लेस पूरा। और ही वाज फेनोमिनल। उनके कभी प्लेस का आप जब सोचोगे तो आपको लगा दिस मैन हैड वाज सो अहेड ऑफ हिज टाइम्स। ही वाज एड्रेसिंग इश्यूज जो कि उस समय तो शायद लोगों को दिमाग में भी नहीं आता, बात नहीं कर रहे होंगे दिमाग में। अभी मोदी जी ने पद्मश्री दिया है, उनके साथ में एक व्यक्ति जो नृत्य करते थे, रामचंद्र मांझी। Now you see the names, they are all from very कास्ट वाइज ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मैं तो इनको कास्ट का देखता नहीं, दे आर आइकन्स ऑफ बिहार, बट कास्ट वाइज ऐसे लोअर कास्ट आते हैं। इन सब ये सब कल्चर था रिवाइव करना। हाउ विल यू एक्चुअली यू नो पुट फॉरवर्ड योर कल्चर? लोग सीखेंगे कैसे? नेक्स्ट जनरेशन सीखेगा कैसे? तो जो प्लेज होते थे बिहार में, जो एसके मेमोरियल हॉल है और वहाँ नाट्य कला का, इनफैक्ट आई थिंक मनोज वाजपेयी जी भी ये बात बोले हैं कि वो प्लेस देखने आते थे पटना। तो उस समय ऐसा कल्चर था दैट, तो ये सारा कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, सारा ही कुछ सब रिस्टोर करना जरूरी। उसके बाद एक मुझे लगता है, जो मुझे लगा नीतीश कुमार जी ने करना चाहिए था, जो नहीं किया, और मेरी उम्मीद है कि जो भी अगला सीएम या कोई भी आए वो करे, यू ब्रिंग बैक ऑल द एकेडमिशियंस। जो वहाँ एकेडमिशियंस थे, एचसी वर्मा हो, आप उनको क्या चाहिए? वो तो लॉ एंड ऑर्डर आपने, मतलब आप एकदम जंगल राज ही चला रहे थे इसलिए भागना पड़ा उनको थोड़ी मतलब है। वो तो बेचारे अपना लैब में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, वन ऑफ द, मतलब जो बोल सकते हो कि वन ऑफ द जेम्स ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, वो कचड़े के ढेर में लेटे हुए। ये हाल है। तो ऐसे कई लोग हैं, मैं तो अनगिनत लोग, जी। मतलब और ये सारा जो प्रोडक्शन है, आप समझो कि मैं जब कट ऑफ डेट अपन ने स्टार्टिंग में 1915 लिया था, ये सारे लोग, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएं कवि, एससी वर्मा हो जाएं, ऐसे वशिष्ठ नारायण सिंह हो जाए, सब आफ्टर दैट, मतलब वी आर नॉट गोइंग इन मॉडर्न पीरियड कि उस समय थे, ये अभी थे। तो उसको रिवाइव करना होगा, क्योंकि वो जूस जो बोलते हैं ना, वो दैट इज स्टिल लेफ्ट, वो बचा हुआ है। जी। आप लाएं, वापस से रिवाइव करें। पटना यूनिवर्सिटी जैसा था, उसकी कम से कम, मैं कह रहा हूँ चलो 10-20 यूनिवर्सिटी नहीं, एक यूनिवर्सिटी तो कम से कम ऐसा करें कि यार ये मेरा फोकस है और आई विल मेक श्योर कि आई विल ब्रिंग बैक। और आप देखो ना, कोटा, दिल्ली, सारी यूनिवर्सिटीज देख लो नॉर्थ के, पढ़ने वाला ज्यादा बिहारी, पढ़ाने वाला ज्यादा बिहारी। आप लाओ ना उनको यार, उनको दो, उनको क्या पैसे मतलब उनको तो सैलरी तो वो रहेगा ही, सेफ्टी। अच्छा, लालू राज में ये भी था, पैसे भी नहीं मिलते थे। प्रोफेसर्स यूज्ड टू गेट सैलरी आफ्टर 6 months। अरे बाप रे। तो उधार पे चलता था उनका घर। वाह। पढ़े लिखे आदमी का ये हाल था। बाकी तो आप जॉब की जो बात कर रहे थे वो तो छोड़ दो, जो प्रोफेसर है, प्रॉपर पीएचडी है, तो कोई क्यों करेगा वहां पर? वहां से बाहर ही जाएगा दूसरी स्टेट में। जी। एक बहुत सीधा सवाल, सीधा सादा सवाल मैं कहूंगी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या और कैसे देखते हैं आप बिहार का भविष्य? मैं पर्सनली, मैं इतना बहुत ज्यादा ऐसा लगा होगा लोगों को कि नेगेटिव बात किया है, बट एक्चुअली मैं बहुत पॉजिटिव हूँ बिहार को लेके, बिकॉज ऑफ 2 things। डेमोग्राफी, आप डेमोग्राफी देखो कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना यंग पॉपुलेशन है, स्किल सेट इनहेंस करना है। यूएस क्या करता है? यूएस हमारे, मैं जिस मतलब जब कॉलेज में पढ़ते थे तो अपन ऐसा होता था ना, सारे लोग कि अच्छा यूएस जाएंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे वगैरह। इट अट्रैक्ट्स द टैलेंट फ्रॉम अक्रॉस द डिफरेंट कंट्रीज। तो बिहार को भी वो करना होगा, और बिहार को बाहर के लोग को भी नहीं अट्रैक्ट करना है, बिहार को बिहार ही लोगों को ही अट्रैक्ट करना है, उसमें ही कल्याण हो जाएगा। और उनको सही प्लेस दें। नीड टू अट्रैक्ट गुड ह्यूमन रिसोर्स टू बिहार, उसके लिए यूनिवर्सिटीज वगैरह का अच्छा होना जरूरी है। दूसरा, जो मैंने कहा कि जो कल्चर है, कल्चर हैज टू बी द फोकस। जो संस्कृति है ना, जो डिटोरिएशन मैंने देखा है बिहार में, we can never forget नालंदा। हाँ, तो दैट डिटोरिएशन एक्चुअली, कल्चरल डिटोरिएशन जब हो जाता है ना, लोग जो बहुत, तो आप लोगों को उसके लिए बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि
कोई भी कल्चरल आउटफिट या कल्चरल ऐसे विंडो नहीं है जहाँ वो कुछ सीख पाए। मतलब जैसे गांव में रामायण हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ पाठ हो रहा है, कुछ हो रहा है, नृत्य हो रहा है, इट गिव्स यू दैट सॉफ्टनेस एज अ सोसाइटी, इट गिव्स यू दैट सॉफ्टनेस। वो नहीं है, तो उस पे बहुत ज्यादा फोकस। और क्योंकि बिहार के पास वो है, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट करना है, ऑलरेडी है, उसको रिवाइव करना है जी। और तीसरा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल फोकस चाहिए ऑन दी, यू हैव टू क्रिएट अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, बिहार के पास एक भी सिटी नहीं है पटना के अलावा अच्छे, मतलब बोलने के लिए सिटी है नहीं वो सिटी। इट नीड्स टू इनहैंस द एग्जिस्टिंग सिटीज और क्रिएट न्यू अर्बन सेंटर्स। और इसका अच्छा ये होगा कि छोटे छोटे जो हर एक छोटे छोटे जो पॉकेट्स है ना, उनमें एक अर्बन सेंटर टाइप, सेमी अर्बन एटलीस्ट क्रिएट कर दो जी, ताकि वहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, वहाँ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो। और फिर एंड अ सेंटर फॉर बिगर इंडस्ट्रीज, डिसेंट्रलाइजेशन एज वेल एज अ सेंट्रलाइज्ड एरिया जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज हो। और इसको यही फोकस करके मुझे जो लगता है ये काम करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि टूरिज्म के लिए भी होना चाहिए? टूरिज्म, सबसे पहला सवाल ये आता है कि इज बिहार सेफ फॉर टूरिज्म? अभी तो कंपैरेटिवली मैम सेफ है, सेफ्टी का अभी ऐसा इशू नहीं है। बट अगेन लुक, कोई टूरिज्म आएगा ना, केवल नालंदा के खंडहर देखने नहीं आएगा जी, उसको वहां पे अच्छे होटल्स भी चाहिए, उसको और भी कुछ चाहिए, साइट सीइंग वगैरह कुछ तो चाहिए। ये तो डेवलप करना पड़ेगा, और भी चीजें करनी पड़ेंगी। गया जाएगा तो गया, केवल गया जाएगा ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप जब बाकी चीजें डेवलप करोगे, दैट इज हाउ यू इंगेज योर इकोनॉमी इन डिफरेंट एक्टिविटीज, है ना, इंगेज योर पीपल इन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये करना होगा। और मैं आपको बताऊं कि इतने इमेंस अपॉर्चुनिटीज हैं, बट मैंने उससे पहले क्या बोला कि आपको एजुकेशन, जॉब, तो एक होता क्या, दैट कल्चर, एजुकेशन एंड जॉब्स, ये तीनों मिलकर इट क्रिएट सर्टेन सिविल सोसाइटी। जो आप सेफ्टी की बात कर रही ना, वो सरकार हमेशा नहीं सही कर सकती। आज नहीं भी हो रहे हैं एक भी मर्डर मान लो, फिर भी एक परसेप्शन है कि यार, बट अगर देख रहा है ना कि देश भर दुनिया भर से लोग वहां जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, एक सर्टेन परसेप्शन बनता है कि अरे यार SC वर्मा सर वहां पढ़ा रहे हैं, अरे यार इतने बड़े अकेडमिशियन वहां पढ़ा रहे हैं, इतने बड़े लेट्स से ऐसा कुछ कला का मंच है जिस पर मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे लोग आके परफॉर्म करें, अपॉर्चुनिटीज ग्रो करनी पड़ेगी। तो लोगों को भी लगेगा ना यार ये लोग जब जा रहे हैं तो मतलब है कुछ अच्छा। फिर लोग अपने आप, वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना, उससे भी बहुत सारी चीज होती है। तो आपको यू हैव टू गेट योर बेसिक्स राइट। दिस इज द सेकेंड लेयर। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, एक मेरे गाँव का ही इंसिडेंट है तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है बताने में। तो वैष्णो देवी हम सब जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि श्रीधर बाबा ने वैष्णो देवी का वहां पे बनवाया था श्राइन। तो मान्यता ये है कि श्रीधर बाबा वहां के बाद मेरे गांव बढ़ैया आए थे, और बढ़ैया क्योंकि मेरा गांव गंगा के तट पे है, गंगा में दर्शन कर रहे थे। उस समय उनकी तपस्या ऐसी थी, उनको देवी माँ के दर्शन हुए उस समय, फिर से ज्वाला के रूप में थी। और था कि वो उन्हें जहां रख देंगे वो वहीं मेरे विराजमान हो जाएंगे हमारे लिए। तो उन्होंने मेरे गांव में उनको विराजमान कराया है। जो मैं बता रहा था, जिस मंदिर में मैं जा रहा था तो जो गोलियां चलने लगी थी, तो उसको महारानी स्थान बोलते हैं, बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, बट हम लोग महारानी स्थान बोलते हैं लोकल लोग। और कोई भी DM SP कोई भी आएगा वहां पहले शीश नवाएगा, उसके बाद तो यू हैव टू टेल स्टोरीज एट द एंड। जैसे आपने जो सवाल पूछा, आप मुंबई में हैं, आप एक सर्टेन स्टोरी सुन रही हैं बिहार के बारे में कि यार ऐसा है, तो आज भी क्या किडनैपिंग हो रही है, क्या आज भी क्या सेफ्टी का इशू है क्या। सो बिहार के पास, जैसे मैं बार बार कल्चर पे इसीलिए फोकस कर रहा हूँ कि कल्चर जब वो ऐड करता है ना समाज में, वो सॉफ्टनेस ऐड करता है। एंड द सेकंड लेयर इज एक्चुअली यू गेट द पोटेंशियल ऑफ टेलिंग स्टोरीज, यू टेल योर ओन स्टोरीज, यू सेल योर ओन स्टोरी। और देखो लोग कैसे नहीं आते, The narrative will change. और हम सभी लोगों ने करना चाहिए, नॉट जस्ट पीपल ऑफ बिहार। लोगों का, दूसरे स्टेट्स के लोगों का भी नजरिया बदलना जरूरी है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है मैम कि द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स। अगर हम वहां से शुरू करते हैं, हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि है ना कोई दूसरे स्टेट का व्यक्ति हमारी तारीफ करते रहे, बोलते रहे। नॉट पॉसिबल और सही भी नहीं है। पहले तुम कैपेबल तो हो जाओ वैसे, है ना, कि मैं तो करना ही पड़ेगा। ये वो वाली बात हो गई कि मम्मी मेरी तारीफ की जा रही, मैं थोड़ा कैपेबल तो हो जाऊं, ताकि मम्मी मेरी जो तारीफ करे उसमें कुछ वेट हो, उसमें कुछ सत्यता हो।
तो वही है कि कल्चर एंड इकोनॉमिक्स हैज टू बी मैरिड, हैज टू गो हैंड इन हैंड. तो जॉब प्लस कल्चर, और जॉब से ही रिलेटेड है एजुकेशन. So these two things I think has to be the focus going ahead. Adarsh, we have come to the end of our discussion. जाते एक सवाल ये पूछना चाहूँगी मैं, दैट स्टार्टअप्स या कुछ कंपनीज आ रही है क्या बिहार में, कुछ प्लान कर रही है गवर्नमेंट कुछ नया शुरू करने के लिए? क्योंकि दूसरे स्टेट्स में या कहीं पर भी आप देखो कि एक वेलकम किया जाता है जब कंपनीज कुछ नया स्टार्ट करने की सोचती है, लेकिन यहाँ ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ आपको कुछ नया शुरू करने के लिए एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ता है. एक मैं इसका फिर से एक कहानी बताता हूँ. So I was returning from Mumbai few days back, a few months back actually. So one of my college senior, he's a founder of a big agro based industry का वो, मतलब he is a founder of, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ just to hide his identity. तो वो मिल गए मुझे. तो अपन मतलब बाद में पता चला हम साथ ही एक ही सोसाइटी में रहते हैं नोएडा में. तो ये साथ में हम आए यहाँ से. तो उन्होंने बोला कि यार बिहार में परेशानी हो रही है काम करने में वगैरह. तो मैंने पूछा क्या परेशानी है. तो वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है, जहाँ बिहार का जो नॉर्थ बेल्ट है, मखाना आपने सुना होगा, इट्स अ सुपर फूड नाउ, उसके लिए बहुत फेमस है. तो नेचुरली कोई भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आती है तो उसका है कि मखाना कैप्चर करो, मखाना अच्छे से बिहार में अच्छा भी मिलता है. उन्होंने वहाँ इंडस्ट्री डाल ली. Around 500 workers and plus I think around 20 managers engaged हैं. एक तो वहाँ कोई शहर नहीं है, वहाँ कोई है ना, जो हम पहले कह रहे थे कि there is no urban center. वो बच्चा मैनेजर वो मान लो 2 लाख 1.5 लाख रुपए कमा भी रहा है तो वो जाएगा कहाँ? फिर भी उन्होंने कैसे भी मना के वो सब वहाँ गए रह रहे थे. वहाँ का एक लोकल क्रिमिनल कम पॉलिटिशियन, उनके लोग आए, बोले हमें भाई चाहिए हफ्ता, तो हम कर देंगे तुम्हारी कंपनी बंद. और उनका टोन ये था. फिर फोन पे फाइनली उस पॉलिटिशियन और क्रिमिनल ने बात किया, बोला उनको कि ऐसे 50 इंडस्ट्री को मैं बंद करा चुका हूँ, ऐसे कितने आए हैं और गए. उनको समझ नहीं आया. उन्होंने कंसल्टेंसी फर्म हायर किया. कोई पढ़ा लिखा है, उनको बेचारे को समझ नहीं आ रहा है क्या करना, तो कंसल्टेंसी फर्म हायर की, EY या BCG को हायर किया उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सोचो EY और BCG कहीं क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे. बिहार में उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक सेक्रेटरी से उनकी अच्छी पहचान थी, उस सेक्रेटरी से उस क्रिमिनल और पॉलिटिशियन को फोन करवाया. तो ऐसा डील हुआ कि चलो यार हफ्ते में या शायद महीने में 2.5 लाख या 3 लाख रुपए हमको पहुंचाते रहना, पर देना ही पड़ेगा. हाँ देना पड़ेगा. तो वो भी रेडी हो गए, कोई ऑप्शन नहीं था. बोले इतना इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, मतलब इतने लोग इंगेज्ड हैं. फिर वो करते क्या था, डर से शटर गिरा करके रात में ट्रांसपोर्ट करते थे. पूरे टाइम शटर गिरा रहता था और काम होता था, ऐसा लगता नहीं था कि कुछ काम हो रहा है. लेकिन रात में वो लोग फिर आए, क्रिमिनल और पॉलिटिशियन के लोग, और वो खुद भी आया. अब बोला क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो वो 2.5 से काम नहीं चलेगा, अब 4-5 करना पड़ेगा. उन्होंने कहा तो है ना, कोई भी देखेगा ना, मेजर करेगा कि यार मेरा तो इट वोंट बी वर्थ टू डू बिजनेस हियर, लॉस में चला जाऊंगा मैं. नहीं कर पाए वो. उनको इतना डराया धमकाया, उनके फोन को ट्रैक किया, उनकी वाइफ तक को कॉल किया. ये मैं आपको बहुत समय पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, दिस इज लाइक विद इन 6-8 months अभी की बात बता रहा हूँ. ये हाल है अभी की हाल ही है. जिस स्टेट में इंडस्ट्री नहीं है उसको रेड कारपेट वेलकम मिलना चाहिए कि भाई आओ लगाओ. और मतलब वहां उल्टा चल रहा है. वहां एयरपोर्ट नहीं है, वो आदमी 4 घंटे ड्राइव करके वहां जा रहा है एयरपोर्ट से उतर के. वो उसका कमिटमेंट सोचो, वो बेचारा कि क्योंकि उनका है कि ही वांट्स टू एंगेज मार्जिनल फार्मर्स, कि उनको डायरेक्टली जाए पैसे उनके पास, बीच में कोई ना रहे. बिहार में मैं जहां से आता हूं मैम, वो टाल क्षेत्र बोलते हैं उसको, मोकामा, बड़हिया, अतमल गोला, वो पूरा एरिया है टाल क्षेत्र. लगभग आई थिंक 40,000-50,000 एकड़ लैंड है. वहां खेती होती है दलहन की, दाल की खेती, सत्तू, सॉर्ट ऑफ सुपर फूड नाउ, इन सब चीज की खेती होती है, दाल की होती है, और बहुत अच्छे क्वालिटी की. उस पूरे एरिया को अगर आप चाहें तो इकोनॉमिकली इतना वाइब्रेंट बना सकते हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री.
और वो एरिया, सबसे बड़ी बात, वो पटना से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी नहीं है, मतलब इट इज लाइक पटना, वहां नहीं कर पा रहे। तो ये हाल है अभी भी। इसके बावजूद मैं एक्चुअली आई सल्यूट अ फ्यू पीपल जो काम कर रहे हैं वहाँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं डे इन एंड डे आउट। मतलब मेरे तो पहचान में कुछ लोग हैं और इतने स्ट्रगल के बावजूद लगे हुए हैं, सल्यूट है। मतलब इनफैक्ट मैं तो यहाँ के कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, लिटरली वो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर फेसिंग लाइफ एंड डेथ थ्रेट्स। मैंने तो, आपने देखा होगा इतने देर में, मैं चाहता तो 50 क्रिमिनल का नाम ले लेता, पॉलिटिशियन का नाम ले लेता मैंने, लेकिन नहीं लिया, सीएम और उन्हीं तक सीमित रहा मैं, क्योंकि मेरे परिवार रहते हैं वहां पे, मुझे पता है कि क्यों मतलब बोलना जी। क्योंकि वो लोग अभी भी एक्टिव हैं ग्राउंड पे, वो लोग हैं अभी भी दे आर पावरफुल। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, अभी भी वही चल रहा है, कम तो नहीं हुआ है। 20 साल पहले मतलब पॉकेट्स में हो रहा है, बट दे हैव दैट कैपेसिटी स्टिल, इफ दे वांट दे कैन डू दैट, स्टिल एक्टिव। हाँ, तो मेरे खुद के, मैं बताता हूँ, मामा जी का जमीन पटना में था। आप सोचो कि वो उनको he had to give up his land, crores of land he had to give up। क्यों? क्योंकि एक बहुत लालू जी के बहुत खास व्यक्ति, क्रिमिनल, उन्होंने धमकी दी। तो माय मामा इज एक्चुअली द सिंगल पर्सन, उसके अलावा मामी है और उनके 2 बच्चे हैं और नानी है, नाना जी भी है नहीं। तो ही सेड, मैंने बोला कि मामा जी ऐसा क्या है, ही इज आल्सो बिजनेसमैन। तो बोले यार भाई मैं अगर निकल रहा हूँ, किसी ने 2 गोली मार ही दी, कौन पूछा, 4 दिन हंगामा होगा चाहे ज्यादा, उससे ज्यादा क्या होगा, मैं ऐसा कोई बड़ा आदमी तो हूँ नहीं, और लेकिन मेरे फैमिली का क्या होगा, क्योंकि मैं आई एम द सोल ब्रेड अर्नर। तो ये हकीकत अभी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह एलिमिनेट नहीं हुआ। एक जो है ना, एक मैं कहता हूँ द योगी मॉडल, जो डर कि खौफ रहे कि यार ये नहीं कर सकता, तो ये कैसे होगा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? योगी जी 0.2 चाहिए, अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं, बट एक्चुअली आप देखो ना कि मैं जस्ट, आपको याद होगा ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन हमने बात की ना कि जब लालू जी ने फोन किया एक गैंगस्टर को सॉल्यूशन वहां निकालने के लिए, एसपीडीएम को नहीं किया, वो गैंगस्टर तेजाब से नहला दिया था एक पूरे परिवार को, वो गैंगस्टर है वो। और वो व्यक्ति, उसको फोन किया जा रहा है, जेएनयू का एक स्टूडेंट, उस गैंगस्टर ने किया क्या, जेएनयू का एक स्टूडेंट था, जेएनयू का चंद्रशेखर प्रसाद, ठीक है, आई माइट डिसएग्री विद हिज आइडियोलॉजी, मतलब एआईएसएफ का था, कम्युनिस्ट था, उसको मार दिया जिंदा, मतलब ही वाज शॉट, क्योंकि वो उसके वर्चस्व को वहां, ही वाज अ यंग चैप हु वाज चैलेंजिंग हिम, मार दिया। ये पढ़ा लिखा आदमी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो फंडिंग भी पॉलिटिक्स को उसी चीज से आ रही है एट द एंड, मतलब सारी चीजें तो दे आर द पैरेलल, दे आर द पैरेलल पावर सेंटर्स। सो अनलेस एंड अंटिल द बिग इंडस्ट्रीज आल्सो दे स्टार्ट फंडिंग the parties in Bihar, इसलिए मैं कहता हूँ कि नेशनल पार्टीज आर ऑलवेज बेटर देन द रीजनल पार्टीज। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना वहां आने के लिए। जैसे आपने बताया कि अभी ये हालत है, तो वही अब कैसे होगा, मुश्किल है, वही मुश्किल है बहुत ज्यादा। मैंने जैसे यूपी का भी लॉ एंड ऑर्डर वाइज तो ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि ऐसा ही था जी। मेरे बहुत अच्छा सीमित तक कम हो गया है। बिल्कुल आप देखो कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं दिस माइट बी वेरी आउटरेजियस टू स्पीक अबाउट दिस, बट यू सी बिहार में मैं आपको n नंबर ऑफ क्रिमिनल्स का एग्जांपल देता हूँ जो जेल जाते थे, जेल से निकलने पे उनका स्टेचर बढ़ जाता है, भैया मर्डर किए, जेल गए। योगी जी ने ये खौफ डाला कि अगर बाहर निकलेंगे तो भाई मार दिए जाएंगे। अब वो अच्छा है बुरा है, ह्यूमन राइट्स वाले करते रहें, मैं उस चीज को पर्याप्त रूप से झेला हूं कि दैट गॉड डैम पर्सन डजंट अंडरस्टैंड दी डिक्शनरी ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। उसको तो मतलब वही है ना कि मैं हमेशा उंगलियों चाहते हैं लॉ और लीगल सिस्टम नहीं, वो ऐसा है ना, वही बात है कि आप कुत्ते को एबीसीडी सिखा रहे हो बार बार, अरे वो तो भौं भौं ही करेगा ना, वो एबीसीडी थोड़ी बोलने लग जाएगा। तो वही बात है, हम लीगल सिस्टम ऐसे आदमी को समझा रहे हैं जो जिसका कोई विश्वास नहीं है, जिसको इसका कुछ मतलब नहीं है, वो और उन्होंने उंगलियों पे नचाया है पहले पास में। नीतीश जी के आने के बाद ऑब्वियसली बहुत ड्रास्टिक कमी आई, क्योंकि ओपनली नहीं होने लगा। लालू साहब एकदम इट वाज ओपन, ऐसा नहीं होने लगा आपकी सीएम फोन कर रहा है बोल रहा है ये मैनेज करो, ऐसा नहीं है, बिकॉज ही हैज हिज ओन गुड ऑफिसर्स
देयर। लेकिन उस समय तो था, तो वो रहे हैं उस राज्य में, उस स्टेशन में वो रहे हैं, तो उसको वो गुमान टूटेगा कैसे कि भाई वो दिन गया, अब ऐसे नहीं चल सकता है। तो लीगल सिस्टम का मतलब शायद डिबेट है कि लीगल सिस्टम अपने आप में अपने को लेके लीगैलिटी को लेके खौफ पैदा गलत लोगों के बीच कर नहीं पा रहा है क्या जी। लीगल सिस्टम लेट्स से अपना लीगल सिस्टम इतना स्ट्रेंथन हो कि जो गलत करे उसके मन में खुद ही खौफ रहे कि भाई गलत हो रहा है, हाँ, कि कुछ हो जाएगा उसके साथ ये करने के बाद। बिल्कुल। तो आज भी हमारा समाज जो है गीता और महाभारत से गाइडेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नॉन वायलेंट रहना, ये करना वो करना, इसके कारण गाइड नहीं हो रहा है ना, ये हमें समझना पड़ेगा। तो लीगल से तो वहां का समाज उसको पता भी नहीं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिमिनल है उसको पता तक नहीं है, पता होता तो शायद नहीं करता, पता होने के बाद तो नहीं करता, लेकिन अब कर रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं जी। और वो अभी जैसे जो एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है वहां सेक्रेटरी को पता है, मैंने बताया ना यूआई ने सेक्रेटरी से ये करवाया, सेक्रेटरी को पता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स को पता है, सारा वो चेन सबको पता है, बट नो वन हैज एनी हेल्पलेसनेस। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल है। सो अनलेस एंड अनटिल वही बोला ना, वो सिविल सोसाइटी सही करना, कल्चर प्लस इकोनॉमिक्स वो सही करना पड़ेगा जी। दोनों अकेले नहीं होगा कि केवल मैं कल्चर सही कर दूं, ऐसा नहीं होगा, वो दोनों साथ साथ करना होगा, और टाइम भी नहीं अब क्योंकि बहुत पीछे हैं, तो टाइम नहीं है जी। सो थैंक यू आदर्श, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू कि आपने इतना इन डेप्थ बताया द ग्राउंड रियलिटी ऑफ बिहार, जो शायद हम लोगों को पता है कहीं ना कहीं बट ओवरलुक्ड है, बिल्कुल है ना। सो हम सभी ने मिलके, दूसरे स्टेट्स के लोगों ने भी मिलके इस पे जब अगर हम एक साथ काम करें इस विजन के लिए, जहाँ एक स्टेट इतना लो है तभी काम आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सो थैंक यू अगेन एंड आई होप ऑडियंस ऑल्सो लाइक दिस कॉन्वर्जेशन। अगर कुछ और जानना चाहें आप बिहार के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएं, और आपकी क्या राय है इस पॉड को लेकर, इस एपिसोड को लेकर, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। Do subscribe this channel. Keep watching the Ravya Sada podcast. Thank you.